हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल अपना स्कूल बाय गौरव पांडे में। और अभी तक हम लोगों ने संविधान को अनुच्छेद 31 तक देखा था और अब हम लोग अनुच्छेद 32 को देखने वाले हैं कि क्या है अनुच्छेद 32। और इसी वीडियो में आप समझेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं हम अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 इतना इंपॉर्टेंट है, इसके विषय में पहला सवाल तो आपसे यही किया जाएगा कि अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। तो अंबेडकर के हिसाब से ध्यान दीजिएगा, इसमें ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अंबेडकर के हिसाब से संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है, लेकिन पूछा जाए कि संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जिसको आत्मा माना गया है, तो वह है प्रस्तावना। भाग पूछेगा संविधान में तो आपको लगाना है प्रस्तावना, और कभी भी अगर अंबेडकर के हिसाब से पूछा जाएगा तो वह है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के विषय में यह भी कहा जाता है कि यह वह अनुच्छेद है या वह मूल अधिकार है जिसके कारण से मूल अधिकार बना। ये बहुत बड़ी बात मैंने कही है। अगर आपको बात समझ में आएगी तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगी तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसी को मैं समझाने वाला हूँ। आइए देखिए अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं। तो आपसे एक सवाल तो ऐसे पूछा जाएगा कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसे कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार ये वर्णित है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, भारत की सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करती है। बच्चे बहुत कंफ्यूज इसमें भी होते हैं कि 5 प्रकार की रिटें 2 जगह दी हुई हैं। एक अनुच्छेद 226 में भी 5 प्रकार की रिटें हैं। पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें किस अनुच्छेद से जारी करता है, तो वह है अनुच्छेद 32। लेकिन हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, वह है अनुच्छेद 226। ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन से अनुच्छेद में ये 5 प्रकार की रिटें हैं। 5 प्रकार की रिटें को याद करने का इतना आसान नहीं तरीका बनाया हुआ है, आप इसको देखिएगा। बंदी पति परमेश्वर, हाँ परमेश्वर कहते हैं, हाँ परमेश्वर मानते हैं पति देव को, वैसा ही है। बंदी पति परमेश्वर अपना अधिकार, उसका अधिकार कैसे, ये क्या आपने लिख दिया है, ये देखिए इससे याद हो जाएगा आपको। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, इससे आपको याद होगा कि कौन सी 5 प्रकार की रिटें अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। रिट का मतलब क्या होता है सर? रिट का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई व्यक्ति आपके मूल अधिकार का हनन कर रहा है तो आप उसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और इसी के तहत वह जो है 5 प्रकार की क्या देगा, आदेश दे देता है, या 5 प्रकार के कुछ नियम उसके हिसाब से हैं कि आप इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट से आप याचना कर सकते हो कि सर मेरी मूल अधिकार जो है ये सीमित किया जा रहा है और हमें इसका अधिकार है और हम इसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए 5 प्रकार के अधिकार को याद करने का तरीका क्या है। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। बंदी से क्या हो जाएगा सर, पहली रिट जो होती है यह होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है सर, एक एक को समझते चलते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति, जो थाने से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, 24 घंटे के अंदर सशरीर का मतलब है जिंदा हालत में, उसको न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। यह है पहला रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण का। पति परमेश्वर, भैया पति क्या है, तो पति से होता है प्रतिषेध होता है। परमेश्वर क्या होता है भैया, ये परमादेश होता है। परमेश्वर से कैसे याद रखेंगे। और उसका मतलब क्या होता है, उत्प्रेषण होता है। और अधिकार, और ये क्या है, अधिकार क्या मतलब होता है भैया, तो अधिकार का मतलब यह है कि अधिकार प्रेक्षा। आइए समझते हैं कि ये 5 प्रकार की रिटें क्या है। तो बंदी प्रतिषेध समझ में आ गया भैया कि 24 घंटे के अंदर हमको जो है जिंदा हालत में किसी भी बंदी को क्या करना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। अभी परमादेश क्या होता है भैया,
दूसरी बात समझते हैं परमादेश क्या है, प्रतिषेध समझेंगे। पहले परमादेश को समझ लेते हैं। परमादेश क्या कहता है सर? परमादेश का मतलब यह होता है कि यह जो है, परमादेश कब आता है, जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, अगर अपना काम ठीक से ना कर रहा हो तो क्या होता है, उसका उच्च अधिकारी उस पर परमादेश जारी करता है कि तुम जेई हो तो तुमको, तुम्हारा ये काम है, तुमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सरकार का पैसा ले रहे हो। तो कोई भी अगर अधिकारी अपना काम नहीं करता है तो उसका बड़ा अधिकारी उससे क्या करता है, कह सकता है कि परमादेश जारी कर सकता है कि तुम सरकारी आदमी हो, तुम्हारी ये दायित्व है और तुमको यह करना ही पड़ेगा। यह परमादेश है सर। अच्छा सर, चलिए अधिकार परीक्षा क्या है? कह रहे हैं सर आपने दो चीज छोड़ दिया, एक प्रतिशोध छोड़ दिया, एक उत्प्रेषण छोड़ दिया। बिल्कुल, इसको साजिश के तहत छोड़ा गया है और अभी हम इसको क्लियर भी करेंगे, ठीक है? तो इसको बहुत रोने की जरूरत नहीं है, पहले हम समझते हैं अधिकार परीक्षा क्या होता है। जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि अधिकार परीक्षा का मतलब क्या है, कि जैसे मान लिया मैं पढ़ाने का अथॉराइज हूँ, मेरी अथॉरिटी क्या है, पढ़ाने की। अगर मैं कहूँ नहीं, मेरे इशारे पर बम बनेगा, तो कहने का मतलब क्या है कि मैं उस काम के लिए अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उस काम को कर रहा हूँ। तो उसके लिए लाया जाता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा के अंतर्गत यह कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अनधिकृत, जिसके लिए उसको अधिकृत नहीं किया गया है, अगर वह काम करता है तो उसको सीमित करने के लिए कौन सा हमारे लिए जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, अधिकार परीक्षा रिट उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। उत्प्रेषण और प्रतिषेध एकदम सेम है, जरा सा अंतर दोनों में। ये क्या होता है भैया, जैसे आपकी 3 प्रकार की न्यायालय हमारे देश में है। कौन कौन सी हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, इससे नीचे हाई कोर्ट और उससे नीचे सेशन कोर्ट। ये क्या है, जिला की न्यायालय होती है। ये हाई कोर्ट है और ये क्या, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उससे नीचे हाई कोर्ट है, हर स्टेट्स की लगभग होती है, और हर जिले में जो है सेशन कोर्ट भी होता है। तो इससे क्या, इसमें क्या होता है भैया, उत्प्रेषण और प्रतिषेध में क्या होता है कि यह जो है बड़ी न्यायालय छोटी न्यायालय के ऊपर जारी करता है। अगर कोई छोटी न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट किस पे जारी कर सकता है, सेशन कोर्ट पे जारी कर सकता है, कि अगर उसने किसी कानून का उल्लंघन करते हुए अगर कोई आदेश सुनाया है, कोई फैसला सुनाया है, तो वो क्या करेगा, उस पर ये जारी कर सकता है कि आपने ये क्या किया है, गलत किया है, और आपके फैसले को यहाँ पर सीमित कर दिया जाएगा, आपके फैसला आप पे यहाँ पर नहीं माना जाएगा, आपका सीमित कर दिया जाएगा, और आपका फैसला जो है वह नहीं माना जाएगा। भैया अनुच्छेद 32 जो है, आप 7 मिनट का है, आप इसको 2 बार कम से कम देखिएगा। एक सवाल अनुच्छेद 32 से मिलना ही मिलना है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके विषय में अगर इसके इंपॉर्टेंस के विषय में कुछ कहा जाएगा तो इसकी इंपॉर्टेंस को क्या करना होगा, कम करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके विषय में तो क्या ही बोलूँ। आइए अनुच्छेद 33 समझते हैं। अनुच्छेद 33 बहुत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अनुच्छेद 33 यह कहता है कि किसी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मीडिया, कौन कौन भैया, मीडिया, किसके मुद्दे पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के 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 मुद्दे पर किसका किसका भैया, मीडिया, गुप्तचर, गुप्तचर, गुप्तचर समझते हैं ना, गुप्तचर, मीडिया, गुप्तचर, सेना, सेना, इन सब का अधिकार जो है क्या कर दिया जाता है, इनका मूल अधिकार सीमित किया जा सकता है। संसद क्या कर सकती है, संसद का भी किसी व्यक्ति का, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो मीडिया से जुड़ा हुआ है, गुप्तचर है, सेना का व्यक्ति है, तो उसको मूल अधिकार उसके भी हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का कहीं मुद्दा है तो क्या कर दिया जाएगा, आपके अधिकार क्या कर दिए जाएंगे, सीमित कर दिए जाएंगे। इनके मूल अधिकार क्या कर दिए जाते हैं सर, सीमित कर दिए जाते हैं। इनके मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं, या सीमित कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। जैसे मीडिया को पूरी फुल छूट है कि आप मीडिया कहीं पे भी जा सकती है, खबरें दिखा सकती है, लेकिन अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि यह देश की सबसे इंटरनल बातें हैं, इससे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा अगर है, तो उस पर क्या हो जाएगा, उस पर रोक दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 33 है भैया। आ जाइए 34 पर। 34 भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 34 इंपॉर्टेंट क्या है, ये कह सकता है कि भारतीय सेना जो है, सेना का जो कह सकते हैं कि सेना का जो रूल होता है, यह भारत के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। अगर जैसे मान लिया यहाँ पर शासन है किसका, योगी जी का, उत्तर प्रदेश शासन किसका है, योगी जी का, लेकिन अगर कोई ऐसी तुरंत परिस्थिति समझ में आ जाए संसद को, तो क्या कर सकती है, अनुच्छेद 34 के तहत यहाँ पर सेना का रूल लागू हो जाएगा, और यहाँ पर क्या कर लेंगे, सेना घूमने लगेगी, और कोई बीच में बोलेगा ना, मार के पटारा बना देगी उसको। तो कह सकते हैं कि भारत के किसी भी क्षेत्र पर, भारत के
किसी भी क्षेत्र पर किसी भी क्षेत्र पर सेना का कानून लागू कर दिया जा सकता है। कानून लागू किया जा सकता है। सेना का कानून जो है लागू किया जा सकता है। कोई किसी भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। सेना का कानून लागू किया जा सकता है। ठीक है भैया, सेना का कानून लागू किया जा सकता है। क्लियर है बात? चलिए भैया, ये तो बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सेना का सबसे कठोर कानून किसको माना जाता है? ये माना जाता है अफस्पा क्या है? सेना का सबसे कठिनतम कानून है। अफस्पा जो है ये सेना का सबसे कठिनतम कानून है। ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है और यह सबसे कठोर कानून है। और सेना की अपनी एक अलग न्यायालय भी होती है और सेना के न्यायालय को कहते हैं कोर्ट मार्शल। क्या कहते हैं सर? कोर्ट मार्शल कहते हैं। सेना के न्यायालय क्या कहते हैं? कोर्ट मार्शल कहते हैं। और किसी व्यक्ति का अगर राष्ट्रद्रोह, यह नियम पहले था असल में, अभी भी शायद है, कि अगर कोई सेना का व्यक्ति अगर कोई राष्ट्र के मुद्दे पर देशद्रोही का काम करता है, मतलब देश की ऐसी खबर या देश के लिए ऐसा काम कर दे जो देश के लिए खतरनाक हो, तो कोर्ट मार्शल में उसको रोलर के नीचे कुचलने तक की सजा जो है इसमें दी जाती है। सेना का सबसे कठिनतम रूप है। यह नागालैंड में 6 महीने के लिए लागू भी कर दिया गया है अफस्पा, और इससे लोग डरते भी हैं। यह कहाँ लागू किया जाता है? जहां पर किसकी दिक्कत हो? जहां पर यह दिक्कत हो कि यहाँ की शांति व्यवस्था नहीं बन पा रही है। सामान्य पुलिस अगर शांति व्यवस्था नहीं बना पाती है तो वहाँ पर क्या लागू कर दिया जाता है? सेना का रूल लागू कर दिया जाता है। वहाँ पर अगर अफस्पा लागू हो गई ना तो अच्छे अच्छे को मार के क्या कर दिया जाएगा? शुद्ध कर दिया जाएगा। चलिए देखिए, अंतिम 35वां अनुच्छेद जो है यह भाग 3 अब यही समाप्त होता है। 35 क्या है? 35 ये है कि जितने भी अधिकार देखे अपने मूल अधिकार, उनकी विधिक चर्चा है। मूल अधिकारों की विधिक चर्चा। मूल अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन समझ लेते हैं। मूल अधिकारों की विधिक चर्चा किसमें वर्णित है? बस इतना ही जानना है इसमें। मूल अधिकारों की विधिक चर्चा जो है किसमें वर्णित है भैया? अनुच्छेद 35 में वर्णित है। यह थे तो आपके मूल अधिकार। आइए अब समझते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशकों को देखने पहले एक बार समझ लेते हैं थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मूल अधिकारों के लिए बहुत जरूरी है। वो क्या क्या है? जैसे अनुच्छेद 14, 20, 21A, 23 और 24 और 25 से लेकर 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता है, यह भारत के लोगों के लिए भी होता है, भारतीय और विदेशी दोनों के लोगों के लिए समान होता है। कोई विदेशी भी आएगा उसको भी यही अधिकार मिल जाएंगे और भारतीय व्यक्ति है उसको भी ये अधिकार मिलेंगे। लेकिन जो 15, 16, 19, 29 और 30 ये सब कुछ चर्चा हम लोगों ने कर लिया है, यह केवल भारतीयों के लिए ही है। यह जो भारत के लोग हैं उनके लिए ही है। ये एडिशनल पॉइंट है जो कि आपको YouTube पर देखने को कम मिलेगा। अब देखिए, आपसे एक सवाल मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, एकदम आउट सवाल है ये पूछा क्या जाएगा कि भैया वोट डालने का अधिकार, कौन सा डालने का अधिकार? वोट डालने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वोट डालने का अधिकार, वोट डालने का हर व्यक्ति को अधिकार है। तो क्या ये मूल अधिकार है सर? बच्चे तुरंत खटाक से देखते हैं वोट डालने का अधिकार, ये तो मूल अधिकार है, हमारी जन्म सिद्ध अधिकार है। हम 18 साल के हो जाएंगे तो हमको वोट डालने का मौका मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वोट डालने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 2 बार लिख लीजिएगा कि वोट डालने का अधिकार यह मूल अधिकार नहीं है, यह राजनीतिक अधिकार है। और कौन कौन सा भैया? हड़ताल करने का, हड़ताल, चक्का जाम, अनिवार्य रोजगार का मतलब क्या भैया? कि यह मूल अधिकार नहीं दिया गया है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार ही हो। मतलब हमारे पास हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास रोजगार नहीं है, हम सरकार के लिए मुकदमा कर देंगे, हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। तो अनिवार्य रोजगार यह सब जो है हमारे मूल अधिकार में नहीं आते हैं। लेकिन आपसे पक्का है सवाल पूछा जाएगा क्योंकि यूपी का इसमें चुनाव आ गया है, तो वोट डालने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अब आइए समझते हैं कि कौन सा, अब हम समझेंगे राज्य की नीति निर्देशक। आइए वे समझते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो इसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में DPSP भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? DPSP कहते हैं। DPSP का मतलब क्या होता है भैया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज।
इसका मतलब क्या होता है भैया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा। अब मैं आपको एक बहुत गजब बात बताने जा रहा हूँ, जो कि शायद आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में नहीं सुना होगा। भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं? सब लोग ये जानते हैं कि आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से भैया? आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत गजब बात बताने जा रहा हूं कि भैया आयरलैंड ने भी इस चीज को किसी और देश के संविधान से लिया है। हाँ, नहीं जान रहे थे ना? अब जानिए। आयरलैंड के संविधान से भारत ने लिया है, ये सब बात जानते हैं, लेकिन आयरलैंड ने किस देश से लिया भैया? यूपीएससी का सवाल आया था कि आयरलैंड ने किसने लिया है, तो ये स्पेन के संविधान से लिया है। किसके संविधान से भैया? स्पेन के संविधान से लिया है। अब देखिए, कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय समझते हैं। असल में क्या हुआ, जब संविधान बनने लगा तो देश के पास इतना पैसा नहीं था, ना ही इतने संसाधन थे। तो क्या कहा गया कि इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो इतनी बातें लिखी हुई हैं वह राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर करती हैं कि वह उनको फॉलो करे या ना करे। कोई भी व्यक्ति उसके राज्य के खिलाफ, अगर राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करती है मान लिया, तो उसके खिलाफ सरकार, कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कोर्ट में कोई रिट दायर नहीं कर सकता है। एक केटी शाह ने एक बहुत गजब बात कही है, ये आपके एग्जाम में 100% कई बार पूछा गया था। केटी शाह ने एक बात कही। केटी शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहा कि यह एक ऐसा चेक है जिसको बैंक अपनी सुविधा अनुसार भुगतान करता है। जब उसका मन करेगा तब वह भुगतान करेगा। यह राज्य के अपने मन है कि वो भुगतान जब मन करे तब करे। यह अच्छा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्यों लाए गए भैया? इससे क्या हो गया? इससे दो चीजें लाई गई। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए राज्यों को नीति निर्देशक तत्व लाए गए। कौन कौन सी चीजें भैया? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को लाने के लिए, स्थापित करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लाया गया। अब आइए कुछ चीजें और भी समझते हैं कि कहां से कहां तक पढ़ना है इसमें। तो भैया 35 तक आपने देख लिया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह है 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और अब तो भैया डीपीएसपी में और चर्चा करते हैं बहुत अच्छे से। डीपीएसपी में कहां से कहां तक पढ़ना सर? 36 से 51 तक डीपीएसपी के विषय में समझना है। तो आप समझते हैं कि अनुच्छेद 36 क्या कहता है। बहुत अच्छे समझेंगे, क्योंकि देखिए हमारे चैनल की एक खासियत है कि हम कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो बिल्कुल उसके मिड में जाकर कि ऐसा क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, कहां से लिया गया, वह कहां से लिया, इतना डीप तक हम बताते हैं। इसे नाते हम जल्दी में, मुझे कुछ नहीं है, बस मेरा उद्देश्य यह है कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। तो देखिए 36 में क्या है, तो डीपीएसपी की परिभाषा है। डीपीएसपी की परिभाषा है। डीपीएसपी की परिभाषा कहाँ वर्णित है सर? डीपीएसपी की परिभाषा वर्णित है किसमें? अनुच्छेद 36 में। डीपीएसपी क्या होता है मैंने भी खूब बताया। अच्छा, अब पूछा जाता है सवाल इसमें। देखिए अनुच्छेद 37 से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। असल में अनुच्छेद 37 से क्या चीजें पूछी जाती है? असल में अनुच्छेद 37 में यह कहा गया कि डीपीएसपी जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ये डीपीएसपी न्यायालय के द्वारा अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का मतलब क्या है सर? अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का मतलब यह है कि कोई भी न्यायालय जबरदस्ती तरीके से या अपने अधिकार से राज्य पर यह नहीं बोल सकता है कि आप इसको लागू ही करो। इसी नाते बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये अपरिवर्तनीय है, आपको टिक करने को आएगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या है? प्रवर्तनीय की अपरिवर्तनीय? तो अपरिवर्तनीय। और दूसरा क्या है सर? तो दूसरा इसमें बताया गया है कि ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है, इसी में ये भी कहा गया नहीं है। मतलब कोई भी व्यक्ति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर बहस नहीं कर सकता है। यह जो है क्या है, यह वाद के योग्य नहीं है। तो चलिए 37 तक हम लोगों ने देखा। अब हम लोग 38 से लेकर 51 तक अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छे से करिए। अगर आप कोई भी काम करते हो तो बहुत मेहनत से करिए, क्योंकि ये आपके माँ बाप का सपना है कि आपको एक अच्छे मुकाम पे उनको देखना है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आप सभी से हाथ जोड़ कर मेरा निवेदन है
कि आप इन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझिए। मैं भले धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ, आप सभी ने इतना प्यार दिया कि 150 प्लस हम पहुँच चुके हैं और 200 के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और इन्हीं बातों के साथ अब मैं अलविदा लूँगा और अगले वीडियो में मिलूँगा आपसे। कहाँ से कहाँ तक, 38 से लेके 51 तक की पूरी चर्चा उसमें की जाएगी बहुत अच्छी तरीके से, जैसा कि हम लोग करते भी हैं। तो चलिए, मैं गौरव पांडे विदा लेता हूँ। आपके ऐसे ही अपने चैनल प्यार बनाए रखिए और अगले वीडियो में हम मिलेंगे 38 से 51 तक।